हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग करेंगे साहब डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। तो आइए साहब शुरू करते हैं। डिडक्शंस अंडर फ्रॉम एनुअल वैल्यू सेक्शन 24 क्या कहता है, हम इसके बारे में आज समझेंगे। तो साहब इसके दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सो वन इज 30% ऑफ द एनएवी, यानी कि हमने क्या सीखा था अभी तक, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू एनएवी। और जीएवी क्या होता था साहब, ईआर और एस और एफ और एनुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। और ईआर क्या होता था साहब, ईआर होता था, क्या होता था, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ये साहब गांठ बांध लीजिए इस चीज को। तो साहब जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, उसके ऊपर में 30% का फ्लैट डिडक्शन है। तो आपकी सपोजिंगली ये साहब 1 लाख थी, 1 2 3 4 5, म्यूनिसिपल टैक्सेस 1000 रुपया से सपोजिंगली 10,000, तो आपका 90,000 हो गया एनएवी। 1 2 3 4 90,000, इसका 30%, इसका 30% यानी कि 27,000 आपको छूट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा साहब आपका, 63,000 आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 63,000 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने होम लोन लिया है साहब, वो इसमें कवर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B। आइए साहब एक एक करके समझते हैं। 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी फ्लैट आपको मिलेगा। आपको इसके अंदर में कोई भी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने खर्चा किया या नहीं किया। जैसे हमें सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वैसे यहां पे हमें 30% ऑन एनएपी एक फ्लैट अमाउंट मिलता है। सो दिस डिडक्शन ऑफ 30% is flat deduction. It does not depend upon the amount of expenditure incurred in relation to the property. तो साहब आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे जो आपने खर्चा किया अपनी प्रॉपर्टी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा सीधा जितना रेंट मिला है, जितना आपका एनएवी आया है, उसके ऊपर में फ्लैट 30% आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। इसके एक्सेप्शंस क्या है समझिएगा साहब। Assessee will not be entitled to 30% in the following cases. प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। भैया जब मेरी एनुअल वैल्यू ही निल है, तो मैं यहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30% किसका दूं? तो जीरो का 30% क्या होता है, जीरो, राइट। जीरो का 30% क्या होगा, जीरो। सो 30% आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। Property held as stock in trade and hold or any part of the property is not let out for a period of 2 years। जैसे हमने बोला था साहब, वो हम वहां पे भी हम एनुअल वैल्यू निल रखेंगे, तो उस केस में भी यही चीज आएगी एप्लीकेबल। जीरो का 30% इज निल बटा सन्नाटा। आइए साहब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर में समझते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर में थोड़े से ट्विस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। थोड़ा सा याद रखिएगा साहब, ये सेक्शंस ये जरूरी होते हैं। लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे लोन आपको इसके अंदर में 24B में फॉल कर जाते हैं। ठीक है साहब। फिर हम आते हैं लोन्स का क्या क्राइटेरिया है, राइट। इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन। बैलेंस ट्रांसफर का नाम आपने सुना होगा साहब। तो बैलेंस ट्रांसफर अगर आप करते हैं
तो ये जो आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन योर फ्रेश लोन है वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सपोजिंगली आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस से एक लोन लिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस से आपने एक लोन लिया से 20 लाख का, राइट। आपने उसको चुकाया कुछ 10 लाख से 12 लाख रुपया, 8 लाख रुपया आपने ट्रांसफर कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में जब ये लोन ट्रांसफर होगा, यहां तक तो जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को दे रहे थे, ये इसमें फॉल कर रहा था। जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा को दोगे तो ये इसमें फॉल कर जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है कि आपका लोनर कौन है, जिससे आपने लोन लिया वो कौन है, आपने बैलेंस ट्रांसफर किया या आपने फ्रेश लोन लिया, वो इसमें फॉल कर जाएगा। अब लोन इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द पीरियड, मतलब कि जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमने किस पीरियड में चुकाया, उसका हम किस बेसिस पे डिडक्शन ले सकते हैं वो समझते हैं साहब। लोन हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर में हमने लोन लिया। सपोजिंगली मेरी एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी थी, मैंने एक जमीन ले रखी है, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है और मैंने लोन लिया साहब 1 अगस्त 2021 को, 2021 को लोन लिया मैंने, और मेरी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है साहब 1 सितंबर 2023 को। इस दौरान के अंदर में मैंने जो इंटरेस्ट पे किया उसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी कि 1 सितंबर 2023 का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर में थोड़ा समझिएगा साहब, थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? Pre-construction interest is the interest that an assessee incurs while house property is under construction. अभी तक कंप्लीट नहीं हुई प्रॉपर्टी आपकी, आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रखा हुआ है, तो वो होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड। आप समझिएगा साहब, जब तक आपके पास वो घर नहीं है, जब तक आपकी ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं हुई, जब तक आपका एनुअल वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ, तब तक आप तो ना रेंट ले सकते हैं, तब तक तो जीरो नील वैल्यू है। उसी के बेसिस पे आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपका घर जब तक बन नहीं जाता तब तक आपको उसका छूट नहीं मिलेगा। The total interest that is incurred during the construction period is accumulated and allowed after the completion of interest। सर क्या हुआ, अब मैंने 1 अगस्त को लोन उठाया, 1 अगस्त वही चलते हैं 2021 को मैंने लोन उठाया 20 लाख का, ठीक है, और 1 सितंबर 2023 तक मैंने लोन का इंटरेस्ट पे किया से 3 लाख रुपया। तो फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड मुझे इस 3 लाख का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो मेरे नुकसान हो गया। नुकसान हुआ बट ये आगे जाके भरपाई हो जाएगी। इसकी भरपाई कैसे होगी साहब, समझेंगे बाद में, थोड़ा सा इसको जेब में रखें। कंडीशंस टू क्लेम डिडक्शन: The loan should be taken for the purpose of acquisition or construction of property only। कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन, खरीदने के लिए आपने लोन उठाया होना चाहिए साहब। आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी जब होगी या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तभी आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा, तब तक वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन कितना साल, 5 साल के अंदर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज ऑब्टेन्ड, यानी कि 1 अगस्त 2022 से 31/3/2022 से लेकर के, और 31/3/2022 से लेकर के और 5 साल, यानी कि 31/3/2027 तक के अंदर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
So the construction of house property should be completed within 5 years from the end of the financial year in which the loan was obtained. No deduction should have been made for the interest under any other section of this act. मतलब आपने कहीं पे भी इस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए, जैसे कि हम बिजनेस में ले सकते थे, बट हम कहीं यहां पे हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम या इसी की बात करते हैं. सो इसके अंदर में कहता है नो डिडक्शन शुड हैव बीन मेड फॉर द इंटरेस्ट अंडर एनी अदर सेक्शन. डिडक्शन क्या होता है साहब? डिडक्शन समझिएगा. द अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 लाख रुपया जो आपका बना है, ये जो 3 लाख रुपया आपका बना है, उसे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप क्लेम कर सकते हैं. यानी कि 60K पर एनम 5 साल के अंदर में आप इसे क्लेम कर लीजिए. ठीक है जी, आगे चलते हैं. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम अंडर एनी अदर सेक्शन, मतलब आपने इसके अलावा कहीं और सेक्शन में किया तो इसमें से वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो वेरी सिंपल है. आपने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपने 5 सालों के अंदर में उसका बेनिफिट लेना है. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इफ द असेसी ऑप्ट्स फॉर अ न्यू स्कीम. मतलब कि साहब अगर आपके पास घर का लोन लिया हुआ है तो कृपया करके एडवाइजेबल ये है कि आप ओल्ड स्कीम के तहत ही रहें ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें. हालांकि अदर सर्कमस्टेंसेस आर आल्सो देयर टू गेट इनटू द न्यू स्कीम. पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. Interest relating to the year interest relating to the year of completion or construction or acquisition of property can be fully claimed irrespective of the date of completion of acquisition. यानी कि 1 सितंबर से, जो मेरा पिछला वाला एग्जांपल था, 1 सितंबर 2023 से आपका जो कंप्लीशन हुआ, इस डेट से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा डिडक्शन में. ठीक है. अंडर द ओल्ड स्कीम अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो इंटरेस्ट किस तरीके से क्लेम करेंगे आप? मिलना तो शुरू हो जाएगा, बट किस तरीके से? कंडीशंस एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ये आपके सामने है. वेयर द प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद अ कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99, 1 अप्रैल 1999 से के बाद अगर आपने एक्विजिशन की है या कंस्ट्रक्शन किया है और वो 5 सालों के अंदर में खत्म हो गया तो आपको कितना रुपया मिलेगा? 1 या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में 2 लाख रुपया प्रति प्रॉपर्टी. नहीं, 2 लाख रुपया इन ऑल. 2 लाख रुपीज इन ऑल कैन बी क्लेम्ड. Where the property is repaired, renewed or reconstructed with capital on or after 1/4/99, 30,000 रुपया आपको इन ऑल मिल जाएगा. ठीक है साहब. अंडर दी ओल्ड स्कीम अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी आपने किराए पे चढ़ा दी तो साहब पूरा का पूरा छूट मिलेगा जितना भी आपने इंटरेस्ट चार्ज की आपको चार्ज हुआ है. इसके ऊपर में ये वाला स्कीम नहीं फॉल करेगा. ठीक है. अंडर द न्यू स्कीम भाई साहब क्लेम ही नहीं कर सकते आप डिडक्शन, तो आप इसका और इसका करोगे क्या? लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे क्या? देयर विल बी नो डिडक्शन अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट अलाउड अंडर द न्यू स्कीम. यहां पे ये देखिएगा साहब, मैंने एक नोट लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए आपके आप जो लेंगे सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हुम, ये यहां पे पढ़ने वाली बात. For the purpose of claiming deduction of rupees 2 lakhs, assessee should furnish a certificate from the company from whom he has taken loan. कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा सर्टिफिकेट होगा? उस सर्टिफिकेट में क्या होगा साहब? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट. तो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो जो कि नॉट पेड यानी कि स्टिल रिमेनिंग टू बी पेड, नॉट पेड जो है वो आपको पोर्शन यहां पे आपको इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा.
तो मैंने 20 लाख का लोन लिया था, उस पे मेरे पास अभी की डेट पे मेरे पास प्रिंसिपल है मेरा कुछ 16 लाख रुपया, और इंटरेस्ट है मेरा कुछ 4 लाख रुपया पेंडिंग। तो मैं ये सर्टिफिकेट लेकर के वहां पे मुझे क्लेम करने के लिए ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इनएडमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 25, कब हमारे को इंटरेस्ट क्लेम नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया का आप यहां पे इंटरेस्ट पे करते हैं, शैल नॉट बी डिडक्टेड। कब? इफ tax has not been paid or deducted from such interest, TDS has not been deducted from such interest, or in respect of which there is no person in India who may be treated as agent। तो साहब एक सेक्शन है जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके अंदर में बोला जाता है कि एक फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर में कब वो ट्रीट किया जाएगा एजेंट, जो यहां पे रहने वाला है। ठीक है साहब, उसी तरीके से टैक्स लायबिलिटी निकलती है उसकी फॉरेन कंपनीज की। तो साहब ये था हमारा डिडक्शंस के ऊपर में चैप्टर, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर नोट्स एंड फॉर योर क्वेरीज। प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी on my email address, and this is my phone number. Please do like, share and subscribe my channel. Hope you're liking my videos. Thank you so much. Bye.